अगर आपके पास में सिर्फ एक सबूत भी है जो आपकी बेगुनाही को साबित कर सकता है तो आप अपने पूरे केस को क्वेश करवा सकते हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जजमेंट के थ्रू एक नई गाइडलाइन जारी की है कि अगर एक भी सबूत आपके पास में है जिससे बस ये प्रूफ हो रहा है कि भाई आप उस केस में इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो मामला आपके ऊपर से क्वेश हो जाएगा। और ये जो जजमेंट है ये अभी का है, 6 अप्रैल 2026 का है। मैं डायरेक्ट आपको गाइडलाइन के दर्शन करा देता हूं। देखिए स्पेशली यहां पे बता दिया है कि कब कब जो है हाई कोर्ट को मुकदमा कैंसिल करना पड़ेगा, मुकदमा क्वेश करना पड़ेगा एक हाई कोर्ट को, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे सबूत हाई कोर्ट को दिखा देता है क्वेश्चन के टाइम पे। पहली चीज बता दी, पहला चरण, क्या अभियुक्त द्वारा भरोसा की गई सामग्री ठोस है। कोई भी आदमी जब अपना मुकदमा क्वेश करने के लिए हाई कोर्ट जाता है कि भाई ट्रायल कोर्ट में या फिर पुलिस के मेरे जो खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है वो झूठी है, अब कोई भी सबूत जब वो हाई कोर्ट में दे रहा है क्या वो ठोस सबूत है, पहली चीज हाई कोर्ट को ये देखना है। और तर्क संगत और निर्विवाद है। तर्क संगत का मतलब ये कि क्या उस केस से जुड़ी हुई है, और निर्विवाद का मतलब है कि भाई उसके ऊपर चेकिंग के ऊपर कोई क्लेश नहीं है। कई बार होता है ना, एक पार्टी ने सबूत दे दिया, दूसरे ने कह दिया ये तो एआई से बना के लाया है, ये तो जी ये फोर्जरी करके लाया है, तो वो जो सबूत होना चाहिए वो निर्विवाद होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए, उस मामले से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और अगर ठोस सबूत है और बिना किसी गलती के है तो और उससे उसकी बेगुनाही साबित हो रही है तो उस केस में जो है उस व्यक्ति से वो मुकदमा जो है क्वेश कर देना चाहिए हाई कोर्ट को। इस केस में क्या हुआ था, एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चल रहा है कि क्राइम सीन पे कोई आदमी था ही नहीं और उसका नाम मुकदमे में लिखवा रखा है। तो जब फुटेज से पता चल रहा है कि भाई वो क्राइम सीन पे है ही नहीं और उसने अपना एक सबूत और दे दिया कि मैं उस टाइम पे कहां था, फिर उसका नाम मुकदमे में क्यों डाला, तो इस पूरी अफेयर को क्या कर दिया, क्वेश कर दिया जी। दूसरी बात यहां पे बता दी, दूसरा चरण, क्या अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सामग्री, अभियुक्त ने जो भी सामग्री कोर्ट में प्रस्तुत की है अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के निहित कथनों को खारिज कर देगी। यानी कि उसने कोई भी अगर ऐसा सबूत कोर्ट को दिया जिससे उसकी बेगुनाही साबित हो रही है, कि जैसे कि अभी मैंने सीसीटीवी का जो इसके अंदर इस केस में जैसे सीसीटीवी का सब था उससे साफ पता चल रहा बंदा था ही नहीं, तो क्या सामग्री शिकायत में निहित तथ्यात्मक कथनों को अस्वीकार करने और निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। जब दिख रहा है भाई कि भाई जिस बंदे पे केस है वो यहां पे है ही नहीं, उसका नाम सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए, उससे दुश्मनी निकालने के लिए लगाया गया है, अर्थात क्या सामग्री ऐसी है, यानी कि कोई सबूत ऐसा है जो एक उचित व्यक्ति को आरोपों के तथ्यात्मक आधार को झूठा मानकर खारिज करने और निंदा करने के लिए राजी कर लेगी, तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, उस मुकदमे को क्वेश कर देना चाहिए। अगर आप भी किसी केस में इन्वॉल्व हो और आपके पास अपनी बेगुनाही का सबूत है, ऐसा ठोस सबूत है कि जिससे डायरेक्ट पता चल रहा है कि भाई आप इस केस में इन्वॉल्व थे ही नहीं, जैसे कि अगर जो फैमिली जो केस होते हैं, जैसे दहेज का केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, कई बार उन लोगों के नाम लिखवा दिए जाते हैं जो उस टाइम पे घर में थे ही नहीं या फिर विदेश में रह रहे हैं। अब विदेश में रह रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि इस टाइम इसने मेरे साथ में जो है भाई मेरे साथ दहेज के लिए उत्पीड़न किया है, और जिस टाइम उसने तारीख लिखवा रखी उस टाइम कोई आदमी विदेश में था, तो वो इमिग्रेशन से क्या पता चल जाएगा कि भाई वो तो उस टाइम कंट्री में ही नहीं था। तो ये ऐसे ऐसे अगर कोई ठोस सबूत है तो उससे आप क्या कर सकते हो जी, उससे आप अपना मामला क्वेश करवा सकते हो, या फिर कोई और आपका पर्सनली केस है जिससे बस ये आपके पास ये ठोस सबूत है कि भाई मेरी बेगुनाही साबित हो रही है। ये गाइडलाइन है जनाब, ये गाइडलाइन है और ये सभी केसों के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर। तीसरा चरण बता दिया, क्या अभियुक्त द्वारा भरोसा किए गए सबूतों का अभियोजन पक्ष, अभियुक्त जिस सबूत पर भरोसा कर रहा है भाई ये सबूत ऐसा है जो मेरे को जो इस केस से निकाल देगा। अभियोजन पक्ष का मतलब होता है दूसरी पार्टी, शिकायतकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया, क्या दूसरी पार्टी भी उस सबूत को स्वीकार कर रही है कि हाँ जी ये सबूत जो है ये सच है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी उसके ऊपर डाउट नहीं है। जैसे इस केस में सीसीटीवी था तो दूसरी पार्टी ने कह दिया जी सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है वो ओरिजिनल है, इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। जब दूसरी पार्टी इस बात को कह रही है कि सीसीटीवी की फुटेज ओरिजिनल है तो उस फुटेज ने जो भी चीजें दिखाई है वो सारी ओरिजिनल है और उसमें उसका मुखड़ा नहीं था, तो मुखड़ा नहीं था तो उस व्यक्ति का क्या काट दिया, नाम काट दिया, क्वेश कर दिया मुकदमा। या सबूत ऐसे कि वियोजन पक्ष यानी कि दूसरी पार्टी द्वारा उनका उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता है, या फिर दूसरी पार्टी उसका खंडन ना तो करना चाहती है और सिर्फ उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर लिया, ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए सबूत तो असली है, सबूत के ऊपर हमको कोई शक नहीं है कि भाई सबूत मनगढ़ंत बनाए गए हैं या फॉर्जरी किए गए हैं या एआई से बनवाए हुए हैं। कई बार होता है ना जी साइन नकली है पहले इसकी चेकिंग करवाओ, और एक ये होता है जी साइन दोनों पार्टियां राजी जी हाँ साइन ये ओरिजिनल ही है। तो अगर दोनों पार्टियां उस सबूत के ऊपर राजी हैं और उस सबूत से कुछ ऐसा प्रूफ हो रहा है कि भाई वो व्यक्ति उस केस में इन्वॉल्व नहीं था तो मामले को क्वेश कर दो। चौथा चरण, क्या मुकदमे की कार्रवाई जारी रखने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो फिर उसमें क्या कर देना चाहिए, मुकदमे को क्वेश कर देना चाहिए। कई बार होता है ना कोई केस ऐसा आ गया
और उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट केस में अभियुक्त के द्वारा बताए गए हैं, जो भी एक्यूज होता है उसके द्वारा बताए गए हैं। और हाई कोर्ट समझ जाता है कि इस मुकदमे को चलाना सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोर्ट का वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ऐसे मुकदमे को हाई कोर्ट को क्या कर देना चाहिए, क्वेश कर देने चाहिए। ये 4 चीजें बताई हैं। तो अगर आपके पास में भी आपके केस से रिलेटेड कोई भी सबूत है जिससे आपकी बेगुनाही साबित हो रही है, तो आप इस जजमेंट की गाइडलाइन का यूज कर लेना। ये 6 अप्रैल 2026 का जजमेंट है। मैं केस भी आपको दिखा देता हूं, और इसके तहत में आप हाई कोर्ट में क्वेसिंग लगाओ और क्वेसिंग लगा के अपना सबूत रखो, और सबूत के तहत में आप अपने केस को क्या करवा सकते हो, क्वेस करवा सकते हो जी। ठीक है, इस केस के तहत में 6 अप्रैल का अभी का केस है। खैर, इस केस को हमको देखने की जरूरत नहीं है, जो मेन गाइडलाइन थी वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन क्वेसिंग कैसे लगती है अब वो और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, और यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी है ना, आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। 2 तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। एक तो हाई कोर्ट में जाके, और दूसरा आप घर बैठे। पहले मैं आपको हाई कोर्ट वाला प्रोसीजर बता देता हूं। प्रोसीजर सेम ही होता है। देखो, एक सीआरपीसी का सेक्शन होता है 482, और नए कानून में ये सेक्शन बन गया 528 BNSS। इसके तहत में पहले आपकी पिटीशन रेडी होगी। उस पिटीशन के अंदर आप, चाहे किसी ने आपके खिलाफ कोर्ट केस कर रखा है, आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर दर्ज करवा रखी है, उसको क्वेश करवाने के लिए, एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए, कोर्ट केस को आप क्वेश करवाने के लिए हाई कोर्ट में इन सेक्शन के तहत में हम पिटीशन लगा देते हैं। और जब तक इसके साथ में एक है ना, स्टे एप्लीकेशन जरूर लगा लेना अपने एडवोकेट को, साहब को बोल के। खैर, एडवोकेट को नॉलेज होती है, बताने की जरूरत भी नहीं होती है। स्टे एप्लीकेशन का बेनिफिट ये होता है कि जब तक हाई कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, तो नीचे वाले पे क्या लग जाएगा जी, स्टे लग जाएगा। ठीक है, तो अब 482 और 528 BNSS के तहत में आपकी पिटीशन लगेगी। इस पिटीशन में अब आपको आपके फैक्ट रखने हैं, यानी कि जो आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, जो केस हुआ है, उसमें क्या बातें झूठी हैं और आपके पास में क्या ठोस सबूत है, वो आप पिटीशन में दर्शा सकते हो। इसके साथ में जो है फिर कोर्ट क्या करती है, सामने वाली पार्टी को नोटिस करके आपको दोनों की आर्ग्यूमेंट करवा के और आपके सबूत लेके डिसाइड करती है कि भाई ये जो मामला आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो इसको क्या कर दिया जाता है, क्वेश कर दिया जाता है। कई बार कुछ लोगों को ये होता है कि क्या पता कोर्ट हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट ना करे, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1992 की जजमेंट है। वो जजमेंट के अंदर जो गाइडलाइन दी गई है, आप जब भी पिटीशन रेडी करते हो 482 की, उसके तहत में आप रेडी करें। यानी कि उसके अंदर 7-8 पॉइंट बताए गए हैं। अगर उन 7-8 पॉइंट में से एक पॉइंट भी आपकी केस से रिलेटेड है, तो कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट आपका जो है पिटीशन एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकती है जी। अब ये हम किस स्टेज पे लगा सकते हैं? जैसे आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है, आप उसके तुरंत बाद भी 482 के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है, तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर किसी ने डायरेक्ट कोर्ट केस कर दिया है और आपको लग रहा है कि कोई प्रोसीडिंग फॉलो नहीं हुई है, तब भी आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस केस है। डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर जैसे ही कोई लड़की जो है डायरेक्ट कोर्ट केस करती है, तो कोर्ट केस के बाद कोर्ट को पहले उनका मीडिएशन करवाना होता है, दोनों पार्टियों को बुला के उनकी बातचीत करवानी होती है। ये नहीं कि डायरेक्ट पार्टी को जो है WS के लिए नोटिस भेज दिया कि इसका लो भाई फटाफट फलानी तारीख को WS करवाओ, है ना, तो वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। पहले कोर्ट को मीडिएशन जरूरी है, उसके बाद मीडिएशन के बाद फिर लड़के को नोटिस जाएगा कि अब आप WS करवाओ। डायरेक्ट WS के लिए नोटिस भेज दिया कोर्ट ने, मतलब प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, अब डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना कि ट्रायल कोर्ट ने क्या नहीं किया जी, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे फिर आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। और अभी जो हमने जजमेंट देखी है, कोई भी आपके पास में ठोस सबूत है, वो ठोस सबूत रखो और आप अपने मामले को क्वेश करवा लो। लेकिन एक दिक्कत और आती है हाई कोर्ट के अंदर। दिक्कत ये आती है कि एक तो खर्चीला ज़्यादा होता है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हाई कोर्ट के एडवोकेट की फीस ज़्यादा होती है और हमारे बजट से बाहर है। रियलिटी है ये चीज़ें। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, तो इसका अल्टरनेटिव ये है, आप घर बैठे भी 482 और 528 की पिटीशन लगा सकते हो ऑनलाइन, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वीडियो कॉन्फ्रेंस के आपको पिटीशन ई कोर्ट के थ्रू आपको पिटीशन भेजनी पड़ेगी हाई कोर्ट में। आपका चाहे कोई भी स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, आपका यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, जम्मू, ये मैं तेलंगाना, कोई भी हो, ऑल इंडिया के लिए आपको मैं बता रहा हूँ।
तो आप ई कोर्ट के थ्रू अपनी पिटीशन भेजें और साथ में वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगा दें वीडियो कॉन्फ्रेंस की। आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं अगर आपको कानून की जानकारी है तो। और फिर जो है जो भी जस्टिस होंगे वो आपके साथ में ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपकी बात सुनेंगे और फिर जो है दूसरी पार्टी को नोटिस करके अगर वो लोग भी ऑनलाइन हैं तो आप तीनों का जो है ऑनलाइन फिर सिस्टम चल पड़ेगा और फिर आपके केस के ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। तो आप खुद हाई कोर्ट भी जा सकते हो और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप कर सकते हो जी। तो ये काम आप कर सकते हो अगर आपके पास में ठोस सबूत है तो। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में किसी बंदे के ऊपर मुकदमा लगा दिया था। मैं तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो 143 का मुकदमा लगा दिया था, 341, 323, 324, 504, 506, 509 और 427 और 354 के मुकदमे लगा दिए थे। कोई आदमी किसी के घर में आ गया था भाई, कोई किसी के घर में आ जाना, 5 या 5 से ज़्यादा आदमी किसी के घर में आएंगे तो 143 का मुकदमा आ जाएगा। 341 में किसी के घर में जो है बिना पूछे एंट्री कर लेना। 324 मार पिटाई का मुकदमा आता है। 504 और 506 किसी को क्राइम करने के लिए उकसाना और जान से मारने की धमकी देना। और 509 में आ जाएगा किसी लड़की की लज्जा भंग करना। और 427 में मिसचिफ के मैटर बनते हैं और 354 में किसी लड़के के साथ में छेड़खानी होती है। तो यहाँ पे आरोप लगाया कि 5 और 5 से ज़्यादा लोग हमारे घर में आए, हमारी माताओं बहनों के साथ में उन्होंने क्या किया, छेड़खानी वगैरह ये सारी चीज़ें की। और जिस एक व्यक्ति का नाम वहाँ पे लगवाया गया था वो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने कोर्ट में पेश की और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में उसका फुटेज था ही नहीं। जिस आदमी का नाम मुकदमे में लगवाया हुआ है वो था ही नहीं वो। और उसने ये भी बता दिया कि मैं उस टाइम पे कहाँ था। उसने दोनों सबूत दे दिए, एक तो मैं वहाँ नहीं था और एक जहाँ था वहाँ के सबूत दे दिए। मतलब उस आदमी का नाम झूठा लिखवाया हुआ था। तो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने उनका 482 की जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट कर दी कि भाई इस मुकदमे को चलने दो। ट्रायल कोर्ट को फिर दोबारा आदेश दे दिए। लेकिन जब वो पार्टी आई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो 4 गाइडलाइन मैंने आपको बताई है ना कि भाई एक भी ठोस सबूत है ना तो उस मामले को क्वेश कर दो भाई। जब हाई कोर्ट को पता है कि भाई जो वो बंदा है ही नहीं फिर उसके ऊपर क्यों चलाना। उपरोक्त चर्चा के फलस्वरूप हम इस पर पहुंचते हैं कि हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 8 मार्च 2024 को पारित किया गया विवादित निर्णय आदेश विधिवत मान्य नहीं है। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि इस पिटीशन को क्वेश कर दो और ट्रायल कोर्ट में केस चलने दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उस आदेश को कैंसिल करके और कहा कि इस एफआईआर को निरस्त किया जाए। इसे निरस्त किया जाता है, इसे निरस्त किया जाता है, यानी कि उस एफआईआर को क्वेश कर दिया क्योंकि एक सबूत ऐसा दे दिया बंदे ने जिससे पूरा केस ही दिख रहा है। और जब पूरा केस ही सोल्व हो गया तो फिर लंबा खींचना ही क्यों। तो आप भी अपने केस को जल्दी निपटाना चाहते हैं, आपके पास में कोई ऐसा सबूत है, आप 482 जरूर जाओ हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चनिंग के लिए, आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, इस गाइडलाइन का यूज कर लेना। कहीं कोई जैसे कहे ना एक सबूत से क्या होता है, ये देखो एक ही सबूत का जिक्र है बस यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करूँगा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।